39 बच्चे जो है ऐसे हमारे पास आए जो बिल्कुल स्टार्टिंग में थे, जो कम से कम 2 साल के फेलियर थे। उन बच्चों से स्कूल प्रारंभ किया। बड़जी के बेटे जो है वो यहाँ पे स्कूल के नाम पे बिल्डिंग बनाएंगे और बाद में यहाँ पे पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन करेंगे। हमें बच्चे को वो नहीं बनाना चाहिए जो हम चाहते हैं। हाँ। हमें बच्चे को वो बनाना चाहिए जो बच्चे के अंदर बात हो सकता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा मैथ्स नहीं जानता, बहुत अच्छा फिजिक्स नहीं जानता, तो क्या बच्चा सक्सेसफुल नहीं है? तो हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। और सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और राज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर राज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, और पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के पचतंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धर कर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा पर बंडा। Good morning to all. Today we the students of class 7th here to explain the 3D. It's an eye wheel. We have made this with the help of this 3D printing pen, and we have used this for making this eye wheel. It's a layer by layer process. What we have do, like firstly we have kept this and then take the filaments and make this. Thank you. How many cells? Three cells. In first cell, how many electrons are present? 2. And in second cell? 8.
उत्तराखंड में चंपावत से लगा हुआ खटीमा का एक खूबसूरत इलाका, और ये आउटर स्कर्ट है खटीमा का छिनकी फार्म। मूलतः यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो थारू जनजाति के लोग हैं। इस इलाके में एक खूबसूरत इमारत हमें दिखी और हमारा मन हुआ कि हम इस इमारत में जाएं, इसके बारे में जानें, क्योंकि हमने जब रास्ते में कई लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा स्कूल है। और इस इलाके में एक ऐसे स्कूल की परिकल्पना करना कमर्शियली भी बहुत चैलेंजिंग है और सोच उसके लिए एक अलग चाहिए। और फिर हम पहुँचे डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल में, और यहाँ हमारी मुलाकात हुई इस स्कूल के नींव रखने वाले धीरेन्द्र चंद भट्ट जी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए। स्कूल वाकई काफ़ी व्यस्त है आपका, जो हमने अभी तक एक्टिविटीज़ देखी, लेकिन सर इस इलाके में इस तरह का सेटअप, ये सोच कैसे डेवलप हुई? कब लगा कि यार मुझे इन लोगों के बीच में एक अच्छा गुरुकुल खोलना है? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खटीमा के इस बैकवर्ड एरिया में स्थित हमारे इस स्कूल में, हमारे इस संस्थान में आए, आप सभी का स्वागत है। सर बात 2004 की है। मैं वैसे कुछ अपने विषय में बताना चाहूँगा। मेरा नाम धीरेन्द्र चंद्र भट्ट है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। 2002 में डीएसबी कैंपस नैनीताल से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में किया। उसके बाद उसी बीच में, उसी दौर में जब भी मुझे समय मिलता था सर, मैं अपने गांव में आता था, क्योंकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा इसी स्थान पे हुई है और मैं यहीं बढ़कर बड़ा हुआ और मैंने यहाँ की स्थिति को देखा है, यहाँ की परिस्थिति को समझा है। तो कॉलेज के दिनों में भी जब मैं घर आया करता था तो इस क्षेत्र के बच्चों को लेकर उन्हें मैं ट्यूशन पढ़ाया करता। तो गांव के बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे घर की छत पे, आंगन में, और उन बच्चों को बैठ के पढ़ाना शुरू किया। तो मैंने देखा कि मेरे स्कूल के दौर से आज भी हमारी इस क्षेत्र में शिक्षा की जो स्थिति बड़ी दयनीय बनी थी, ये सब देख के मेरा मन बहुत द्रवित होता था और मन में यदा कदा एक कल्पना प्रेरित करती थी कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं, इस क्षेत्र के लिए क्या कर सकता हूं, अपने इस गांव के लिए क्या कर सकता हूं। जैसा कि मेरे इस गांव का नाम छिनकी फार्म था और आप देख रहे कि नाम थोड़ा सुनने में आप सबको अटपटा लग रहा होगा कि जिस नाम के शुरू में ही छी वर्ड है, तो वो छिनकी। जब मैं कॉलेज जाया करता था और मुझसे लोग पूछा करते थे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो मैं बताता था कि मैं छिनकी गांव का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों के बीच में भी बड़ा एक मजाक का विषय बनता था कि आप छिनकी के रहने वाले हो जी। तो तभी से मन में एक ऐसे भाव उत्पन्न होते थे कि मैं अपने इस गांव के नाम का जो मकसद है, इसकी एक पहचान में राज्य स्तर पे या राष्ट्र स्तर पे लेके जाऊं। तो बात यही हुई सर, जब मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, बच्चों की स्थिति देखी। उसी बीच में मैंने 2002 में जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर मन में, जैसा कि हर बच्चे के मन में होता है कि परिवार का भी एक पीछे से प्रेशर होता है कि आपने कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन निकालना है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, और मैं भी दिल्ली चला गया। लेकिन पारिवारिक स्थिति बहुत मेरी आर्थिक रूप से भी कमज़ोर थी और माता पिता वृद्ध थे, घर पे और कोई नहीं था, वो अक्सर बीमार रहते थे। तो उसी बीच में जब मैं तैयारी करने दिल्ली गया तो मुझे उस 5-7 महीने के बीच में मुझे हर महीने में 2 या 3 बार माताजी या पिताजी के अस्वस्थ होने के कारण मुझे घर वापस आना पड़ता था। तो मैंने देखा कि मेरी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए जो फोकस मुझे होना चाहिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और उसी बीच में एग्जामिनेशन दिए, असिस्टेंट कमांडेंट का आर्मी के लिए एग्ज़ाम दिया, वो भी क्वालिफाई किए, लेकिन वो भी अंतिम दौर तक, उसे सिलेक्शन तक मैं उसे कन्वर्ट नहीं कर पाया। बैंक पीओ के एग्ज़ाम की तैयारी करी, इसी वजह से मैं उसे भी सिलेक्शन तक, सफलता तक नहीं पहुंचा पाया। तो उसी दौर में एक बार जब मैं घर आया तो देखा कि माँ पिताजी दोनों बहुत बीमार अवस्था में हैं। तो मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि आज यदि मैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, अगर मैं अपने कल को जो है भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मैं सुदूरवर्ती देश की राजधानी में जाता हूँ और तैयारी करता हूँ, तो मेरा आज जो मेरे माता पिता है, वो उनके प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं वो पूरा नहीं कर पाऊँगा। यही सोच के साथ मैं सब कुछ छोड़कर, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर थी सर,
पिताजी जो है आर्मी से एक सिपाही से रिटायर्ड थे, उनके पेंशन के पैसे से इतना ही हो पाता था जितने की हम अपने ज़रूरतें जो है दैनिक ज़रूरतों को ही पूरा कर पाते थे। तो वहाँ से मैं वापस आया, तो कुछ दिनों तक 1 महीने तक मन में बड़ी अजीब सी भावनाएं कि मेरी एजुकेशन अब वापस मैं छिनकी आ गया हूँ। वही घर के काम, वही गाय भैंस के काम, वो गौशाले के काम, खेत के काम, उन कामों को भी करने लगा। और उसी बीच में मेरे मन में भाव आने लगा, हम ट्यूशन्स का थोड़ा बड़ा रूप 2002 से प्रारंभ किया, तो कुछ समय ट्यूशन पढ़ाया, उसमें थोड़ी सी पहचान बनी। गांव के लोगों ने बोला कि सर आप गांव छोड़ के मत जाइए और आप यहीं रुक कर हमारे बच्चों को शिक्षित कीजिए। उसी बीच में सर वो दौर एक ऐसा दौर था कि उस टाइम पे आपको मालूम होगा कि 10वीं और 12वीं में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते थे। पूरे गांव में अगर 20 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया तो 2-4 पास होते थे, बाकी सब फेल हो जाते थे। तो हाई स्कूल में फेल होने का जो बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते थे, तो मन में भाव आया, जो स्कूल की प्रारंभ की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, तो मन में भाव आया कि क्यों ना मैं इन्हीं बच्चों में काम करूं। सरकारी स्कूल से जो 2 साल के फेलियर होते थे बच्चे, वो स्कूल से बाहर कर दिए जाते थे। अब वो बच्चे उसके बाद प्राइवेट फॉर्म भरा करते थे। तो मैंने एक अनाउंसमेंट किया कि पूरे क्षेत्र में ऐसे बच्चे जो कम से कम 2 साल के फेलियर हो और अधिकतम कितने भी हो, 2, 4, 5, कई बच्चे तो अब हाई स्कूल पास करने का सपना भी खो चुके थे। ऐसे बच्चों के एडमिशन के लिए हमने जो है एडमिशन ओपन किया। तो हमारे पास उस साल 39 बच्चे जो है ऐसे हमारे पास आए, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में थे, जो कम से कम 2 साल के फेलियर थे। उन बच्चों से स्कूल प्रारंभ किया। अब बात आई कि स्कूल का कुछ नाम भी होना चाहिए, वह नाम क्या रखा जाए, ये भी एक सोचने का विषय था। तो मन में भाव था कि नहीं जी, मेरा स्कूल जो है ना वो जैसे अमूमन बड़े शहरों में स्कूल होते हैं उस टाइप का नहीं होना चाहिए, उसकी सोच बिल्कुल अलग होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं गुरुकुल से बहुत प्रेरित था कि हमारे गुरुकुलों में आप चाहे श्री कृष्ण जी को लीजिए, राम जी को लीजिए, पांडवाज को लीजिए, सभी लोग गुरुकुल में जाके शिक्षित होते थे। गुरुकुल एक ऐसी संस्था होती थी जहाँ पे राजा और रंक दोनों बच्चों को एक समान, एक तरीके से, एक व्यवहार की तरह शिक्षा दी जाती थी। तो हमने भी यही सोचा कि भाई मेरे स्कूल का नाम तो गुरुकुल होना चाहिए। तो हमने सोचा कि गुरुकुल एकेडमी हो। उसके बाद नाम में भी सोचने का बड़ा लंबा रहा। मैंने कहा भाई गुरुकुल, वो जो पुराना गुरुकुल था तो उसमें धोती पहन के और कुर्ता पहन के बच्चे स्कूल जाते थे। अब उस तरह का नहीं है, थोड़ा सा पैंट शर्ट वाला गुरुकुल होगा। तो हमने कहा लीजिए गुरुकुल मॉडल होना चाहिए। तो हमने कुछ समय अपने स्कूल का नाम मॉडल गुरुकुल एकेडमी रखा। सोचने का दौर जारी रहा कि स्कूल का नाम और सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना था कि नाम जितना बड़ा होता है तो उसका वजन उतना अधिक होता है। तो मैंने कहा नाम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो हमने फिर उसमें एक वर्ड मैंने ऐड किया कि डायनेस्टी। जैसे बहुत सारी डायनेस्टी चलती है, वैसे मैंने कहा कि गुरुकुल भी हमारी एक डायनेस्टी है। तो पूरा नाम सार्थक हुआ डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी। उस दौर में भी बड़ी एक रोचक बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। जब स्कूल खोलने के बारे में सोचा तो एक गरीब परिवार का, एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा स्कूल खोलने की सोच रहा है। एक साइकिल होती थी पिताजी की, उस साइकिल में सवार होके मैं भी चला स्कूल का प्रचार करने के लिए कि भाई हम तो स्कूल खोल लें। तो अगल बगल के गाँव में मैं साइकिल में जाता था। तो उन बातों को सोच के ना मन बड़ा द्रवित भी होता है। तो साइकिल के करियर में पीछे डायरी दबी होती थी। हर 100-200 मीटर में साइकिल का चैन उतरता था और कभी डायरी गिर जाती थी। तो साइकिल के चैन लगाओ, डायरी को रखो और गाँव में घूमो। लोगों के पास जाता था कि भाई मैं स्कूल खोलना चाह रहा हूँ। तो लोग पूछते थे अच्छी बात है आप स्कूल खोलना चाह रहे हैं, आपका शिक्षा तो अच्छी है, आपका एजुकेशन अच्छा है, लेकिन ये बताइए कि आपकी बिल्डिंग कहाँ है। तो मैं कहता था मैं उस बात से, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा की बड़ी कॉन्फिडेंटली मैं इस बात को बोलता था कि आप बच्चे के एडमिशन के लिए हाँ तो बोलिए, हम बिल्डिंग में डिसाइड कर लेंगे। साथ में एक प्रश्न और उनकी तरफ से होता था कि शिक्षक कौन है, कौन से टीचर होंगे, आप अकेले तो स्कूल नहीं चला सकते, स्कूल तो एक बड़ी संस्था है, तो आप शिक्षक कौन है ये भी बताइए। तो वही जवाब मेरा होता था, आप बच्चों के एडमिशन के लिए हाँ बोलिए,
तो हम जो है शिक्षक भी अपॉइंट कर लेंगे। और हुआ यूँ सर, उसी दौर में जब मैं साइकिल में घुमा करता था तो कई लोग पीछे से बोलते थे कि ये जो पंडित जी भटजी का लड़का है, ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा पढ़ के पागल हो गया है जी और ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ठीक नहीं है। जी ऐसी पंक्तियां भी सुनने को मिलती थी पीछे से कि लोग बोल रहे हैं कि पढ़ लिख के बच्चा ये शायद मानसिक रूप से, लेकिन ऐसा नहीं था। मन में इच्छा शक्ति थी, माता पिता का आशीर्वाद था, तो लगा रहा। 2004 1 जुलाई को बिना मान्यता के प्राइवेट स्टूडेंट्स को लेकर विद्यालय की नींव रखी गई। जी 1 जुलाई जब वो सारे बच्चे स्कूल में पहली बार स्कूल आए तो उनका स्तर ऐसा था कि कोई वो बच्चे हाई स्कूल में 2 साल फेल होकर कोई खेतों में काम करने लगे थे, कोई यहाँ पास का जंगल का एरिया, वहाँ से जंगल से लकड़ियाँ काटना या और कोई काम करना शुरू, जो पढ़ाई से थोड़ा दूर हो चुके थे, उनको लेकर उनको हाई स्कूल पास कराना वास्तव में बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो उन बच्चों पर प्रारंभ किया। उन बच्चों को बिल्कुल आप ये मानिए कि एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़ा। जी उन्हें हिंदी लिखना सिखाना पड़ा, इंग्लिश लिखना सिखाना पड़ा, मैथ्स के छोटे छोटे जोड़ घटाने एडिशन सब्सट्रैक्शन से उन्हें स्टार्ट करना पड़ा। तो वो साल वास्तव में बहुत एक चुनौतीपूर्ण था, जिसका सूर्य उदय कब होता था और अस्त कब हमें नहीं पता चला। और उसके लिए भी, उस बिल्डिंग के लिए भी मैं आपको बताऊं कि स्कूल कहाँ खुला। हम उसी समय हमारे मामा जी ने एक घर लिया था छिनकी में, तो मामा जी को यहाँ शिफ्ट होने में, मामा जी पिथौरागढ़ थे, तो उनको यहाँ शिफ्ट होने में 1 साल का समय था। तो मामा ने कहा ये 2 कमरे हैं, इसे तुम 1 साल के लिए यूज कर लो। तो उस मामा जी के बिल्डिंग में उन 2 कमरों में हमने वो स्कूल स्टार्ट किया जी। तो वहाँ जो पढ़ाई का सिलसिला प्रारंभ हुआ तो हम दिन रात उसमें काम करते रहे। और सर उस साल पहली बार इस एरिया को हम लोगों ने नाइट क्लास जैसे वर्ड से इंट्रोड्यूस किया जी अब जब हमने देखा कि अब इस अक्टूबर का मंथ आ गया है, अभी भी मेरे बच्चे हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम देने के लिए उस लायक नहीं बने, तो हम लोगों ने अक्टूबर के महीने से उन बच्चों को रात में भी स्कूल में रखना प्रारंभ किया। तो उस साल जो मेहनत का 24 घंटे का दौर चला, बच्चों ने एग्जाम भी दिया और बहुत सारे सामाजिक विरोधों का भी हमें सामना करना पड़ा था, क्योंकि नाइट क्लास में गर्ल्स भी रहा करती थी। जो इस एरिया के लिए बच्चे देखो, उस स्कूल में एक अनमेरिड 23 साल का, उस वक्त मात्र मेरी उम्र, मैं 24वें साल में चल रहा था, 24 साल का एक लड़का स्कूल में लड़कों को भी रखता है, लड़कियों को भी रख रहा है, तो बहुत सारी बातें होती थी। तो उस तरह से सर वो एक चुनौतीपूर्ण सा वर्ष रहा, लेकिन उसका जो वर्ष का जब रिजल्ट्स के रूप में वो वर्ष समाप्त हुआ तो वो बहुत सुखद था। 39 बच्चे हमारे यहाँ से बच्चे पास हुए और जिसमें से 17 बच्चों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त किया और हाईएस्ट परसेंट जो थी वो 75% थी। इस पूरे सरकारी स्कूल्स और जितने भी जो बच्चे रेगुलर भी पढ़े थे उन सब बच्चों में वो टॉप पर थे। और 17 बच्चे फर्स्ट पूरे ब्लॉक में नहीं थे, अकेले हमारे स्कूल से 17 बच्चे फर्स्ट डिवीजन निकले। तो इस तरह से वहाँ से स्कूल का जो सही टर्निंग पॉइंट था, पूरे क्षेत्र में मैसेज गया कि वहाँ पे ऐसा हुआ है। और सर यकीन मानिए उस वर्ष अप्रैल मई के महीने में उस बिल्डिंग के बाहर इतनी बड़ी भीड़ थी, खड़े होने की जगह नहीं थी, लोग एडमिशन चाह रहे थे जी, लेकिन हमारे पास बैठाने की जगह नहीं थी। और मामा का भी आ गई थी कि भाई मैं परिवार लेके आ रहा हूँ, अब आपने शिफ्ट करना है जी। यहाँ से। सर स्कूल की ये बिगनिंग है। और ये जर्नी लगभग 2 दशक की हो चुकी है और 2 दशक का प्रतिफल ये है कि आज इस स्कूल को इस क्षेत्र में टैलेंट की खान कहा जाता है। तो उससे अपने आप पता चलता है कि वो जो स्ट्रगल था, वो जो मेहनत थी, वो जो अटैचमेंट था, वो आपको कहाँ से कहाँ ले आया। मैं इस स्कूल के बारे में जब भी सुनता हूँ लोगों से, जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ एकेडमिक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, ओवरऑल एक बच्चे के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और मेरी जानने में ये भी दिलचस्पी है क्योंकि आपका स्कूल इन सब चीज़ों के साथ साथ एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो ये तालमेल कैसे बना? जैसे हमने देखा आपके यहाँ
एक 0 आवर का कॉन्सेप्ट है। वो कैसे आपको लगा कि हमें इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए, बच्चों की जो एनर्जी का जो बेस्ट टाइम है वो उसके पोटेंशियल को बाहर निकालने में लगाना चाहिए, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो वो दौर ऐसा था जैसे रिजल्ट आउट हुआ तो एकदम से बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों की टीसी के लिए सरकारी स्कूल और आसपास के स्कूलों में चले गए कि हमें अपने बच्चे को वहाँ ले जाना है। एक चैलेंज वो, वहाँ से सर शिकायतों का दौर शुरू हुआ। मुझे दोहरा जो है दबाव सहना पड़ रहा था। जी, तो ये विरोध पे ही मैं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रखने जा रहा हूँ। आप विरोध के नाम पे जब आप अपने कदम पीछे करते हैं तो उस वक्त क्यों हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना है, मैं उस विषय को रखना चाह रहा हूँ। जी, तो देखिए, जैसे रिजल्ट आउट हुआ, सारे बच्चे इधर उधर स्कूल में टीसी के लिए पेरेंट्स जाने लगे। तो कहीं ना कहीं ये तो जायज़ सी बात है कि जब दूसरे स्कूल से बच्चे निकल के हमारे पास आ रहे हैं तो उनका शिकायत तो बनता ही था। बिल्कुल। तो उन्होंने विभिन्न माध्यमों में शिकायतें शुरू की कि क्षेत्र में एक छिनकी फार्म में एक ऐसा अवैध स्कूल, हमारे स्कूल का नाम उस वक्त अवैध हुआ करता था, एक ऐसा अवैध स्कूल जिसकी मान्यता नहीं है और वो क्षेत्र के बच्चों को, अभिभावकों को बरगला के, उनको भ्रमित करके उन बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन दे रहा है और इसकी शिकायतों का दौर चला। अब आप देखिएगा उस 24 वर्ष की अवस्था में जो मानसिक दबाव में जो झेल रहा था, मैं उस बारे में बताना चाहूँगा। एक तरफ उस शिकायतों का और उन विरोधों का सामना करना और दूसरा हमारे सामने चुनौती थी कि जो विद्यालय 1 वर्ष के लिए उस भवन में चल रहा था, अब इस स्कूल को कहाँ ले जाया जाए। धन नहीं था क्योंकि फीस उस वक्त तो होती थी 150 रुपये और उन 150 रुपये पर मंथ में हम 24 घंटा पढ़ाते थे जी, 150 रुपीज़, जिससे कि हम लोगों की, जो मैंने 2 टीचर और भी हमने अपॉइंट किए थे, उनकी सैलरी भी पूरी करने वाली बहुत मुश्किल होती थी जी। तो अब हमारे सामने जो चुनौती थी कि अब इस भवन को कहाँ शिफ्ट किया जाए। इतना पैसा नहीं था, कि इतना धन नहीं था कि हम एक कहीं पे बड़ा सा एक भूभाग को खरीद के वहाँ पे बिल्डिंग बना लें। तो वो भी बड़ा दिलचस्प रहा। गांव की एक महिला शांति मेहरा थी, तो एक दिन वहाँ से गुजर रहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैं बड़े चिंता में था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि तुम्हें जो है स्कूल के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, तो मेरा वहाँ पे बीच में वहाँ एक खेत है, आप उसमें से 3 बीघा ले लो। मुझे तो मुँह मांगा वरदान मिला, वो भी हमारे कुल देवता, इष्ट देवताओं की कृपा थी, सभी देवी देवताओं की। तो मैंने सामने चाची से बोला, मैंने कहा चाची लेकिन मेरे पास एक साथ इतना पैसा तो नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा जी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम छोटे छोटे किस्तों में इस पैसे को अदा कर देना, वो जमीन ले लो। ये वही जमीन है जहाँ पे अभी आप विद्यालय देख रहे हैं। यहाँ पे बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होने का प्लान बना, तो ईंट की गाड़ी ब्रिक्स की जो है यहाँ पे गिरी हुई थी, तो ईंट का ढेर लगा हुआ था। उसके ओट में पगडंडी, जो एक कच्ची सड़क जाती थी, उसके ओट में मैं बैठा हुआ था जी। उस सड़क से कुछ लोग गुजर रहे थे, तो उनमें से वो आपस में बातें करते, उन्होंने मुझे नहीं देखा और आपस में बातें कर रहे थे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये छिनकी में ये यहाँ क्या हो रहा। तो उनमें से किसी एक व्यक्ति ने, सज्जन ने बोला कि वो जो भटजी का बेटा है वो यहाँ पे स्कूल खोल रहा है। तो बाकी सारे लोग बड़े जोर जोर से हंसे। उन्हें बोला यहाँ पे स्कूल, बंजारी और छिनकी जो लड़ाकुओं का और शराबियों का गांव के नाम से जाना जाता है, इस जगह में स्कूल, और ऐसे जंगल, ऐसे झाड़ियों के बीच में स्कूल। बोला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, भटजी के बेटे जो है वो यहाँ पे स्कूल के नाम पे बिल्डिंग बनाएंगे और बाद में यहाँ पे पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन करेंगे। वो बात सीधे यहाँ पे लगी, लेकिन उस बात को मैंने कभी भी नेगेटिव नहीं लिया, नकारात्मक नहीं लिया जी। उस बात में मैंने ये सोचा कि बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए एक चैलेंज है, एक चुनौती है जी। उस चुनौती को बड़े सकारात्मक रूप से हमने लिया कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं इन लोगों की बातों को झूठा साबित करूंगा। अब दूसरे साइड का जो चैलेंज था, जो सराउंडिंग्स के सारे स्कूल्स ने एक
कमेटी बनाई, ग्रुप बनाया और उन्होंने ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट लेवल तक उन्होंने शिकायतें करी जी। और उन शिकायतों का जो मैं आपको एक बात बोल रहा था कि विरोधी आपको आगे बढ़ाते हैं, हाँ जी। मैंने कभी उससे पहले खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को नहीं देखा था। जी। तो पहली बार उस वक्त 2005 में अक्टूबर का महीना था, तो खटीमा में खंड शिक्षा अधिकारी प्यारेलाल वर्मा जी थे। जी। उनका मुझे फोन आता है कि आप जल्दी से ऑफिस में मुझसे आके मिलिए, जी। बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और जब मैं पहली बार खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचा और उनके ऑफिस में बस मैंने उनके डोर के कर्टेन को हटा के जैसे ही मैंने चेहरा अंदर किया, मैंने कहा सर मैं अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने पूछा कि आप कौन? मैंने कहा सर मैं धीरेन्द्र चंद्र भट्ट हूँ। तो उन्होंने मुझे वहीं से डांटना शुरू कर दिया। बोला कि क्या अवैध स्कूल, तुमने क्या माहौल बना रखा है, ये दुकानें खुली हुई है, इस तरह का काम कर रहे हो। क्योंकि शिकायतों के अलग बहुत सारे स्कूल की शिकायत जो उनकी ब्रेन में था वो उसी बात को बोल रहे थे। जी। उन्होंने मेरी बड़ी अच्छी डांट लगाई। मैं अंदर गया, मैंने उन्हें प्रणाम किया और मैं पहले से ही बड़े सहज व्यवहार का रहा हूँ। जी। तो मैंने कहा, मैं उनकी सारी बातें सुनते रहा हूँ। मैंने उनसे बोला कि सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आपने मेरे बारे में जो भी विचार बना रखे हैं वो विषय आपने रख दिया है, लेकिन उन्हें बोला कि आपने जो विषय रखना था, जो भी बातें मुझे बोलनी थी बोली, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त कराना चाह रहा हूँ कि मैं किसी गलत काम में नहीं, मैं एक बहुत बड़े सपने को लेकर, एक बहुत बड़े मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं कोई भी अवैध काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। जी। तो मैं उस दिन बड़े आत्मविश्वास के साथ उनको बोल कर आया, सर आज मेरी बात आप सुनने को तैयार नहीं है। अगर मुझ में सच्चाई है, अगर मैं सच्चे कार्य में लगा हूँ, तो आप इस बात को याद रखिएगा, आप मुझे बुलाएंगे मैं तभी आऊँगा, अन्यथा मैं नहीं आऊँगा। तो उन्होंने मुझे डांटा भी, अरे मुझे तुम्हें बुलाने की क्या जरूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल नहीं बुलाने वाला, जाइए आप यहाँ से, बंद करिए हो जो आप वहाँ पे अवैध दुकान खोल रखी। जी। और मैं चुपचाप वापस आ गया। उसके ठीक है कि 1 महीने बाद हुआ भी वही बात सच हुई। ईश्वरी कृपा की प्यारेलाल वर्मा जी का फोन आया, मुझे बोला कि यार मैं उस दिन आपको डांटा तो आपने बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला कि आप मुझे बुलाएंगे। तो उस विषय को मैं दिन रात सोचता रहा और आपके बारे में जब मैंने अलग अलग माध्यमों से सारी सूचनाएं एकत्रित की तो मैं आपके लिए मेरी गलत धारणा बनी थी, मैं आप परिवर्तित हूँ, आप मेरे पास आइए। मैं गया और प्यारेलाल वर्मा जी ने मुझे आश्वस्त किया कि आप चिंता मत करिए, आपकी 5th तक की मान्यता मैं ला के दूंगा। तो वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ। 5th तक की मान्यता प्यारेलाल वर्मा जी ने कराई। विरोधियों, ये सिर्फ उन विरोधियों की कृपा से, उन विरोधियों का स्तर आगे बढ़ा, डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे, जिले में जिला शिक्षा अधिकारी को कंप्लेन की। 3 जिला शिक्षा अधिकारी की टीम हमारे स्कूल में जांच के लिए आई। उनने भी मुझे देखा, समझा, जो भी मैंने अपने विषय को रखा। जी। उन्होंने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट में आइए, आपका सपोर्ट हम करेंगे। जी। विरोधी उतने में भी नहीं माने और शिकायत का दौर पहुंचा। शिक्षा सचिव उस वक्त मिस्टर दामोदर पंत जी होते थे रामनगर बोर्ड में। जी। उनके पास पहुंचा शिकायत। तो वहां से एक दिन फिर देखिए, विरोधियों की कृपा क्यों, बदस्तूर उनका आशीर्वाद है। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी से मुझे मिलाया, जिला शिक्षा अधिकारी से मुझे मिलाया और आगे का रास्ता दिखाया। जी। जैसे ही 10th 12th की मान्यता आई, लगातार पिछले 12 वर्ष से सर हमें पंडित देश का जो हमारे प्रदेश का शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार हमें मिल रहा है। जी। वो मिलता रहा। 2019 में हमें माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी CM साहब के हाथों से हमें 5 लाख रुपए का चेक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार की उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमें ट्रॉफी मिली। जी। तो इस तरह से सर 2019 में हम राज्य का नंबर 1 स्कूल बने, 5 लाख रुपए का चेक मिला और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के हाथों से ट्रॉफी मिली। ये सफर यहाँ तक का था सर। और आपने मुझे पूछा कि जो अभी हम लोग एकेडमिक, देखिए एजुकेशन का सर 3 पार्ट होते हैं। जी। एक एकेडमिक, एक कम्युनिकेशन स्किल और 3rd वन एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी। आप कभी भी एजुकेशन को सिर्फ एकेडमिक से नहीं बोल सकते कि सिर्फ एकेडमिक आपका, उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बच्चे का डेवलप होना चाहिए और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। तो हमें इन तीनों में बैलेंस करना है। तो तीनों में बैलेंस करना है, साथ में
अपने अभिभावकों के पॉकेट का ध्यान भी देना है। कहीं हमारा स्कूल ऐसा ना हो, और मैं इस बात का मैंने कोशिश की है कि मैं इस बात का ध्यान दूं कि हमारा स्कूल व्यावसायिक न बनाया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं सर, इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करना है। तो हम लोग स्कूल में हम चाहते हैं कि हमारा एकेडमिक, कई बार क्या होता है हम एक्स्ट्रा को करिकुलर की ओर जाते हैं तो एकेडमिक डैमेज हो जाता है जी। तो हमें कुछ ऐसा सोचना था जिससे कि ये तीनों चीज़ें बैलेंस हो जाए। जी तो हमने ये 0 पीरियड का कॉन्सेप्ट जो आपने पूछा है हमने, जी तो हमने सोचा कि चलिए कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए। तो हमने 0 पीरियड का कॉन्सेप्ट रखा, 0 पीरियड देन 8 पीरियड, 1 आवर का हमारा 0 पीरियड। 0 पीरियड में हम लोग वो सब कराते हैं जो बच्चा चाहता है, जो बच्चे के अंदर है। जी कई बार क्या होता है ना सर, हमें बच्चे को वो नहीं बनाना चाहिए जो हम चाहते हैं, हाँ हमें बच्चे को वो बनाना चाहिए जो बच्चे के अंदर बात हो सकता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा मैथ्स नहीं जानता, बहुत अच्छा फिजिक्स नहीं जानता, तो क्या बच्चा सक्सेसफुल नहीं है? उस बच्चे को हम लोग स्लो लर्नर मान लेते हैं। मेरा मानना है हो सकता है वो अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, जी वो अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, अच्छी ड्राइंग कर सकता है, वो अच्छा डांसर हो सकता है, अच्छा एक्टिंग कर सकता है। जी तो इतने सारे फील्ड हैं। तो हम 0 पीरियड में सर हम सारी एक्टिविटीज कराते हैं। जो बच्चे स्टडीज में इंटरेस्टेड है वो स्टडीज के लिए जाए, जिन्हें किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है वो कंपटीशन की तैयारी करें, जिन्हें साइंस इंटरेस्ट है वो साइंस में अटल टिंकरिंग लैब में जाएं, आप साइंस से रिलेटेड एक्टिविटी करें, NCSC की प्रिपरेशन करें, इंस्पायर के लिए प्रिपेयर हो। बिल्कुल आप स्टडी, बहुत बच्चे पढ़ने में बड़े शौकीन होते हैं, उनको लाइब्रेरी भेज देते हैं। जो बच्चे म्यूजिशियन, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूजिक में भी 3 पार्ट है, आप तबला में इंटरेस्ट रखते हैं आप तबला वाली टीम पे जाओ। अगर आपको हारमोनियम का शौक है हारमोनियम वाली टीम में जाइए। हम हुई हमारे पास 3 टीचर हैं म्यूजिक के जी और 1 टीचर जिन्हें फ्लूट का शौक है तो हम उन्हें फ्लूट के लिए, बांसुरी वादन के लिए भेजते हैं। जी ऐसे ही सर स्पोर्ट्स में भी हैं बहुत सारी विधाएं हैं, स्पोर्ट्स कहने के लिए एक वर्ड है, बहुत सारे। तो डिफरेंट कोचेस के माध्यम से उनकी भी हम लोग तैयारी कराते हैं। तो 0 पीरियड में हमारा पूरा फोकस की फ्रेश ब्रेन में जो हम देना चाह रहे हैं वो ना दें, जो बच्चे के अंदर है उसे बाहर निकालें। जी हम कोशिश करें कि वो बच्चा बहुत अच्छा म्यूजिशियन है तो उसे हम 0 पीरियड में, स्कूल की शुरुआत ही उसी से होनी चाहिए। तो हमने सर 0 पीरियड कॉन्सेप्ट रखा और उस कॉन्सेप्ट की बदौलत हम लास्ट 8 ईयर से, कोविड से पहले, हम पूरे स्टेट में उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी के माध्यम से हम ड्रामा चैंपियन है, प्ले चैंपियन है, जी हम डांस में नंबर 1 रहे पूरे स्टेट में, हम भारत विकास परिषद में जो ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन होता है म्यूजिक में, हम पूरे देश में फर्स्ट पोजीशन लेकर आए। जी तो ये तभी, और अभी हम स्पोर्ट्स के भी डिफरेंट फील्ड में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, साथ में साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये सर एक बहुत वास्ट प्लान है, एक विजन है। और आज सर ये तो मैं आज भी बोलूँ कि वी आर डूइंग ओनली 5% ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन का एक व्यापक मतलब है उसका आज भी मैं मानता हूँ कि हम सिर्फ 5% कर पा रहे हैं। तो हम, हाँ जी सर, वही तो उस 0 आवर का जो इम्पैक्ट है वो इससे भी बहुत ज़्यादा दिखा कि जब हमने इस 0 आवर के बाद बच्चों से मुलाकात की तो उनका अपनी पढ़ाई को लेकर भी एक अलग तरह का जोश दिखा, उनकी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा दिखी। वो शायद इसलिए कि वो जो उनको लगता है कि वो कर सकते हैं वो सब करने के बाद वो अपनी एजुकेशन पे भी फोकस कर रहे हैं। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि आपने, नॉर्मली क्या होता है कि हम जब स्कूल्स में जाते हैं हम देखते हैं कि म्यूज़िक के नाम पर एक रूम होता है, वहाँ एक टीचर होता है, कुछ बेसिक से इक्विपमेंट्स रखे होते हैं और उससे वो पूरे स्कूल की एजुकेशन जो म्यूज़िक क्लास है वो चल जाती है। आपके यहाँ म्यूज़िक क्लास भी है तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कई सेटअप तबले रखे हुए हैं, कई सेटअप हारमोनियम्स है, फ्लूट्स के अलग सेशन हो रहे हैं, वोकल के अलग हो रहे हैं। ये आपका डांस का है तो क्लासिकल अलग हो रहा है, जो आजकल का जो डांस है, मॉडर्न डांस है, वो अलग से हो रहा है। और इंगेजमेंट जो है बच्चों की क्रिएटिव फील्ड्स में, मेहंदी कंपटीशन, अब मेहंदी कंपटीशन में पार्टिसिपेंट सिर्फ लड़कियां नहीं हैं, वहाँ लड़के भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने आपके साइंस लैब में देखा, जो आपने अटल लैब बनाई है उसमें देखा हमने कि क्या ज़बरदस्त बच्चे अभी से रीडिंग मतलब बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि बच्चे की इस हैबिट को भी, इस इंटरेस्ट को भी डेवलप किया जा सकता है। तो रीडिंग का कॉन्सेप्ट भी, और शायद इसलिए भी हो पाया क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं स्कूल से। तो कितना मेजर रोल प्ले करता है आपके इस स्कूल से इमोशन जुड़े होने का इस तरह के आइडियाज़ को डेवलप करने में? सर बिल्कुल आप सही पॉइंट में आपने हिट किया है जी और सचमुच आपके जो प्रश्न करने की जो क्षमता उसका तो मैं बहुत बड़ा कायल हूँ। सर आप किसी भी काम को कर लीजिए, जी
अगर उसमें इमोशंस नहीं है, अगर आपकी भावनाएं नहीं है, आप उससे जुड़े नहीं हैं। बचपन में ऐसा होता ना सर, हम लोग बहुत हम कुमाऊनी परिवार के लोग हैं और अपने आदर्शों, अपने रीति रिवाजों, अपनी संस्कृति से बहुत जुड़े हुए लोग हैं। जी। तो बचपन से माँ कहा करती थी ना, जब हम लोग थोड़े किसी चीज़ में ओवर एक्साइटेड हो जाते थे, तो माँ पहाड़ी कहावत कहती थी, इजा भींग में रहो भींग में। तो जीवन में वो बात जो है बिल्कुल यहाँ चली गई। सर, आपके अंदर कितना नॉलेज है ये मायने नहीं रखता जी, आप नॉलेज को कितना फीलिंग के साथ दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हो वो मायने रखता है जी। आप बहुत नॉलेजेबल, आप ज्ञानवान है, आप विलक्षण, आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन आप सामने वाले को नहीं दे पा रहे, तो मेरे लिहाज से उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही बात बोली कि भावनाओं का सर, इस बिल्डिंग के ना, ये ईंट पत्थर की दीवारें नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे लिए मेरे इमोशन से, मेरी भावनाओं से, मेरी आत्मा से जुड़े हुए विषय हैं जी। हर कोने की, हर कॉर्नर की, हर ईंट की एक अलग कहानी है जी। अब होता था ना सर कि मैं अक्सर जब शाम को बच्चे स्कूल से घर चले गए और हम स्कूल में हैं, अब मैं भावनाओं की बात कर रहा हूँ, क्यों हम भावनाओं से जुड़े हुए हैं। हमने बच्चों को घर भेज दिया, तो देखिए होता यही है कि स्कूल के गेट से जब बच्चा बाहर हो जाता है तो आम कहावत होती है कि भाई बच्चे को हमने, हमारी जिम्मेदारी स्कूल के बाउंड्री के अंदर तक है, उसके बाद हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन हमने ये सोचा कि क्यों ना ये अभिभावक और टीचर के बीच की दीवार ऐसे ढाई जाए जी। हम ऐसा क्यों बोले कि घर में पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, स्कूल में हमारी है। मैंने ये कहा आपकी जिम्मेदारी स्कूल में भी है और मेरी जिम्मेदारी घर में भी है। जी। घर में बच्चा क्या कर रहा है वो भी मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है। जी। आप प्रथम माता पिता है और मैं उनका द्वितीय। जी। तो जिम्मेदारी तो हमारी बराबर है, तो इसलिए इस बाउंड्री को तोड़ो ना, पक्ष विपक्ष क्यों बनाए। आज देख रहे हैं आजकल के हालात क्या है, स्कूलों के गेट में पेरेंट्स का धरना प्रदर्शन, शिकायतों का दौर। ये तभी होता है जब सर एक दीवार बनी होती है, उस दीवार को हमने तोड़ना है। तो मैं एक वेद का डंडा लेके रात को बाइक में घरों में जाता था। कई बार क्या होता था कि बच्चे मेरे जाते तो सो गए, कई बार ऐसा वाकया हुआ कि बच्चे ने मुझे देखा, अरे सरागे सरागे, उसने जल्दी से बुक उठाया और पढ़ने लगी। जब मैं अंदर जाके देखा, आप पढ़ रही हो ना, सो नहीं गई जल्दी? हाँ सर पढ़ रही हूँ। और मैं देखता था कि बुक उसने उल्टी पकड़ी हुई है, वो डर से उठ के जल्दबाजी में। तो कई बच्चे तो अपने घर में लालटेन और लाइट जला के सोते थे कि सर आएंगे। तो मैं रात 10 बजे तक सर घरों में डोर टू डोर राउंड लेता था। मुझे एक एक घर के बारे में बताता, एक एक घर के चूल्हे के बारे में बताता। मैं उन घरों के उनके माता पिता को भी जानता था, उनके आमा बाबू को भी जानता था, पूरे परिवार को जानता था। तो इससे क्या होता है ना सर, वही जो भावात्मक रूप से जुड़े रहने का नतीजा क्या होता है, हम किसी बच्चे से जुड़े। आप बच्चे को सिर्फ स्कूल में देख रहे हैं, व्यावसायिक रूप से आपने रिसेप्शन में हाई फाई वेलकम किया पेरेंट्स को, और उसके बाद अपने बच्चे को इन कर दिया, एयर कंडीशनर रूम में भेज दिया। आप बच्चे की रियल कंडीशन को नहीं समझ पाए जी। तो यही हम लोग लैक कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी हमारी एजुकेशन सिस्टम की जो माइनस है वो यही है जी। तो जब मैं घर जाता था तो देखता था कि इस परिवार की क्या स्थिति है, वास्तव में वहां पे क्या कंडीशन है। कई हुआ कि सर एक घर में जाके देखा कि एक बच्चे के पापा बहुत ड्रिंक करते थे। तो मैंने देखा कि वो पापा ने, अब बच्चा पढ़ने में डाउन हो रहा है, तो बच्चे के पढ़ने में अगर बच्चा वीक हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो क्या सिर्फ बच्चा जिम्मेदार है? 3 लोग जिम्मेदार है, एक स्वयं बच्चा, एक उसके टीचर, एक माता पिता और समाज का भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही। तो क्या बच्चे के अगर वो प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहा है, वो किसी वजह से कुछ पीछे रह जा रहा है अपने एकेडमिक में, तो उसके लिए हम बच्चे पे ही दबाव दे देते। तो जब हम उस बच्चे के घर गए, देखा पापा ड्रिंक करके हंगामा कर रहे हैं, तो सर इस बात के लिए मैं सॉरी बोलूंगा, मैं उनसे भी हाथापाई करने के लिए उतारू हो गया। वो एक 24-25 साल का नवयुवक था, तो अरे तुम मेरे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, पढ़ाई कैसे करेगा, आप घर में ड्रिंक करके हंगामा कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने जो उस दिन मेरा उनसे थोड़ी हाथापाई हुई, मैंने उनको, अब इस विषय को इतना ही बताऊंगा नहीं। तो उसके बाद जब मैंने उसके साथ, तो वो व्यक्ति मुझे, उसके बाद मैं जितने बार भी उनके घर में राउंड में जाऊं तो व्यक्ति मुझे दिखते ही नहीं थे, उस बच्चे के पापा नहीं दिखाई देते थे जी। जब बच्चा 10th पास हुआ, उस व्यक्ति ने भरे मंच में यहाँ सबके सामने कहा कि वो वाकया था। उसके बाद सर को देख के तो मुझे भी डर लगती थी, जब वो आते थे मैं पीना तो मैंने छोड़ा नहीं,
मैं छत में छुप जाता था और मैं कहता था यार खाली बवाल से दूर रहो, छत में चलो। सर ऐसा इमोशनल अटैचमेंट बच्चों के साथ था। आपके इमोशनल टच का मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आमतौर पर जब बच्चे पढ़ते हैं और जब बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं तो स्कूल को लगता है कि बच्चे जाएं और एग्ज़ाम दे दें, लेकिन मैंने आपके यहाँ एक अलग परंपरा देखी कि बोर्ड का एग्ज़ाम देने से पहले यहाँ हर बच्चे को बुलाया जाता है, उसे दही चीनी खिलाई जाती है और उसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए भेजा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं शायद इसी वजह से है क्योंकि आपका अटैचमेंट उस तरह का कि जैसे हम लोग अपने बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भेजते हैं, आप हर बच्चे को उसी तरह से वही ट्रीटमेंट, वही फील देना चाहते हैं, उसका मोटिवेशन करना। और ये मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब बच्चे इस तरह के एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, क्योंकि वो मेंटली बहुत उनको लगता है कि हाँ यार हमारे साथ खड़े हैं। एक तो ये, और दूसरा एक और एग्जांपल है कि आपके स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है और आप एक एक बच्चे के घर जानते हैं, तो ये दिखाता है कि आप इमोशनली कितना जुड़े हुए हैं इस चीज़ से। मेरा सवाल अब एक सवाल ये है कि आपके यहाँ स्ट्रेंथ वाइज भी देखा जाए तो टीचरों की बहुत स्ट्रेंथ है। 200-225 टीचर्स किसी स्कूल में, ये बताता है कि कितने बड़े लेवल पे काम हो रहा है। और दूसरा ये कि जिस जगह ये स्कूल है वहाँ से तो इतना फाइनेंशियली भी नहीं है, और आप तो जहाँ तक मुझे जानकारी आप बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताइए। हाँ जी सर, बिल्कुल। वो मैं आपके पहले ही पंक्ति से इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा कि आप बच्चे को जब मेंटल सपोर्ट देते हो, एक तो आप बच्चे को पढ़ाते हैं जी, आपने उसको जो भी किताबी ज्ञान है वो दिया, उसके साथ आप बच्चे को ना मानसिक सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। उसको स्वावलंबी बनाना है, मजबूती देनी है। जी, हमारे यहाँ सर हर वर्ष बसंत पंचमी में जो हमारी 10th और 12th के 10वीं और 12वीं के बच्चे होते हैं, हर साल जो होते हैं, हम बसंत पंचमी के दिन सामूहिक यज्ञ करते हैं। उस सामूहिक यज्ञ में भी बच्चे की ही वो हित की भावना भी होती है कि उनका बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस हो। उसमें हम क्या करते हैं कि वो सारा जो हवन होता है वो सामग्री विद्यालय प्रशासन नहीं देता, हम बच्चों से कहते हैं कि हर बच्चे का अंशदान होगा। थोड़ा थोड़ा सारे बच्चे इकट्ठा करेंगे। अगर हमें यज्ञ सामग्री लानी है तो 200 बच्चों में थोड़ा थोड़ा सब अपने अपने घर से लेकर आए, तिल ले आए, जौ ले आए, घर का थोड़ा घी ले आए, थोड़ा दूध ले आए, सारा। तो हम लोग सभी बच्चों के उस अंशदान को हम ऐसा कर सकते हैं कि विद्यालय की ओर से ही हम सारी चीज़ें इकट्ठा करके यज्ञ करा दें। लेकिन मैं भावनाओं के खेल में, मैं उस वर्ड में बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। फीलिंग क्या होती है जी, इमोशंस क्या होते हैं। बिल्कुल। स्कूल में जो दूरी बनी है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उसे कैसे हम क्लोज लाए। बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि हर बच्चा लाएगा, हर बच्चे के यहाँ से थोड़ा थोड़ा चावल आएगा, हर बच्चे के यहाँ से थोड़ा दूध आएगा, भले एक एक मुट्ठी लाएगी। तो सर हम सामूहिक यज्ञ करते हैं और शाम को भोजन होता है, उससे भी बच्चे अटैच होते हैं। एग्जाम देने जाते हैं सर, दही बतासा, टीका, पूजा हम लेके खुद हम बच्चों को एग्जाम सेंटर तक लेके जाते हैं। तो ये वही बात होता है कि जब बच्चा परीक्षा कक्ष में जाए उससे ठीक पहले तक बच्चा हम उसको मानसिक रूप से मजबूती दें। अक्सर ये कमियां ना हमारे में खड़ा करती थी। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे तो होता था कि खुद जाना, एग्जाम खुद ही देना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे। तो और एक बड़ा और इंटरेस्टिंग है, जब आपका स्कूल का टाइम ओवर हो जाता है तो आपने भी बताया, जैसे जब आपसे बातचीत हो रही थी कि यहाँ पर ट्यूशन की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए आप ऐसे बच्चों को स्कूल के बाद अलग से पढ़ाते हैं। तो ये थॉट कब आया और अब इस थॉट के रिजल्ट्स क्या रहे? सर ये ना, अब ये मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये छिनकी फार्म था, आपने कुमाऊनी में गाना सुना होगा, फौजी कुमाऊं में बौजी अमाऊ में, जी, ये यहीं पे चरितार्थ हो रही जी, आपका एक कुमाऊनी गाना बहुत हिट है जी, कि फौजी कुमाऊं बौजी अमाऊ। होता क्या था सर, यहाँ से बहुत तगड़ा जो है एक पलायन हो रहा था गांव में। इस सिनकी बंजारी में एक ऐसा लगने लगा था उस दौर में सर, 2004-5 के दौर में, एकदम निर्जन और बड़ी सुनसानी सी। होता क्या था कि बेटे ने प्रयास किया, वो फौज में भर्ती हो गया। घर की जो बहू थी वो अपने बच्चों को लेके मार्केट में किराए में कमरा लेके वहां रहना है, अमाऊ में रहना है। जी, खटीमा का एक पार्ट अमाऊ है, जी, जी, तो वहां पे रहना है और बच्चों को वहां से एजुकेशन दिलानी है। और जो घर के बूढ़े होते थे, माता पिता, वो बड़ी लाचारी से
घर में रहते थे, घर का भी देखभाल भी करना, तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे बड़ा पिंच करता था कि देखिए ये पलायन हो रहा है, गांव से लोग जा रहे हैं। तो हम, मेरा एक स्कूल खोलने के पीछे ये भी धारणा थी सर, इसमें भी अब आज परिणाम ये हुआ, जैसे यहाँ पे आप लोग के आशीर्वाद से डायनेस्टी स्टेबल हुआ, तो अब कोई भी अमाओ नहीं जा रहा है, सारे लोग, सारी बहुएं वापस आई। मुझे गांव की बहुत अमाओं ने बहुत प्यार दिया कि जा तेरे प्रसाद, मेरी गुआरी, मेरा नाती नतीना घर वापस आ गया जी आज छिनकी में सर जी किराए में कमरे लोग ढूंढ रहे हैं। जी ये भी बड़ी इमोशन, जब मुझे पहली बार सर देहरादून में हमारे स्कूल का नाम डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी छिनकी फार्म बोला ना सर, क्योंकि मन में थी कि मेरे गांव का नाम छिनकी है तो लोग बहुत मजाक बनाते, एक दिन इससे मैं बड़े लेवल में इस नाम का अनाउंसमेंट होगा। जब वहाँ छिनकी नाम लिया गया उस दिन भी मैं बड़ा रोया हूँ सर। ये कहानी हम इसलिए आप सभी के पास लाना चाहते थे क्योंकि हमारा मकसद ये था कि आमतौर पर प्राइवेट स्कूल्स को लेकर हमारी एक धारणा होती है, एक सोच होती है, लेकिन जब हमने इस स्कूल के बारे में जाना, जब हमने इस स्कूल में हो रहे प्रयासों के बारे में जाना, तब हमें समझ में आया कि अगर कोई काम बहुत नेक नियत से, भावनाओं में जुड़कर किया जाता है तो उसके नतीजे सबके सामने आते हैं, और वो एक ऐसे नतीजे होते हैं, वो इस तरह से सामने आते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। हमारा ये एक्सपीरियंस बहुत ख़ास था जब हम यहाँ आए, जब हमने आके बच्चों के एफर्ट्स देखे, उनमें टैलेंट की वैरायटी देखी। मुझे पहली बार यहाँ पर आकर महसूस हुआ कि इस एरिया में, जो कि जिसको हम कहते हैं कि शहर का आउटर एरिया था, वहाँ इस तरह का टैलेंट हमें मिलेगा। तो हमारी कोशिश कुछ ऐसी ही और कहानियाँ आपको दिखाने की हैं, और इसलिए भी कि जो इंडिविजुअल एफर्ट्स होते हैं, जो बहुत इमोशंस के साथ किए जाते हैं, वो बहुत बड़ा रिजल्ट ला। आपके एक विषय को वो मेरे से थोड़ा सा मिसिंग हो गया, मैं उसको रखना चाहूँगा। आपने एक प्रश्न किया था जी कि ट्यूशन्स वाली बात। हाँ सर हम खटीमा तहसील से जी 10 से 12 किलोमीटर अंदर है। जी अगर यहाँ का बच्चा स्कूल के बाद अगर ट्यूशन पढ़ना चाहे तो उसे यहाँ से 12 किलोमीटर दूर खटीमा जाना पड़ेगा जी। और यदि हम यहाँ पे स्कूल के बाद, मैं जैसे मैथ्स का टीचर हूँ, साइंस का टीचर हूँ, मैं स्कूल से बाहर अगर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगूँ और उसके बदले पैसा लेने लगूँ तो वो भी बात हमें अच्छी नहीं लगी जी। तो हमने ये कोशिश करी कि हमारे बच्चों को भटकना न पड़े। स्कूल के बाद उन बच्चों को यहीं पे, हमने उसको ट्यूशन भी नहीं बोलेंगे, अतिरिक्त कक्षाएं एक्स्ट्रा क्लास के तौर पे हमने यहीं पे शुरू करी, जिसका हम कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लेते। तो उसका रिजल्ट ये रहा सर, जब बच्चों को देखो ट्यूशन नहीं जाना पड़ा, बच्चे स्कूल में रह के ही स्कूल के बाद यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पे देते हैं। तो उसका सीधा परिणाम तो सर यही रहा कि रिजल्ट आए, और रिजल्ट के साथ साथ परिणाम, परीक्षा परिणाम अच्छा रहा सर। पूरे इस ब्लॉक में 2-3-4 ब्लॉक में डायनेस्टी की स्ट्रेंथ सर अभी हाईएस्ट है जी। और रिजल्ट भी सर हम ठीक रिजल्ट दे रहे हैं। और अभी तो मैं ये बोलूँगा कि ये मिशन जो हमने सपना देखा है जी जो विजन है वो सर अभी अधूरा है, इसे और आगे लेके जाना है जी। और मैं फिर से एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा उन सभी भाइयों के लिए जो शिक्षा को व्यवसाय बताते हैं, और मैं भी ये चाहूँगा कि मैं कभी भी इस शिक्षा का व्यवसायीकरण, कम से कम डायनेस्टी का व्यवसायीकरण तो न होने दूँ। वैसे धन आवश्यक है जी क्योंकि सर इतना बड़ा हमारा जो शिक्षक का स्टाफ का इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, इसको चलाने के लिए हम धन तो हमें आवश्यक होता है सर। क्योंकि अभी देखिए क्या होता है, जो हमें फीस के तौर पे जो पैसा हमें मिलता है उसका अधिकतम पार्ट जो है हम टीचरों के सैलरी में लगाते हैं जी और उससे बचे हुए से हम सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना होता है जी। तो इसीलिए हमें फीस लेना तो जरूरी होता है कि ताकि हम इस सिस्टम को चला पाए। लेकिन इसके बाद भी मैं ये बोलता हूँ कि डायनेस्टी के यहाँ रहते रहते कोई भी मेधावी और बच्चा जो धन अभाव के कारण शिक्षा से वंचित रह रहा हो, उसके लिए हमेशा डायनेस्टी खड़ा रहेगा। मेरा इस आपके माध्यम से भी संदेश है सर कि ऐसा कोई मेधावी बच्चा जो धनाभाव के कारण शिक्षा से वंचित रह रहा है, उसके लिए डायनेस्टी के द्वार हमेशा खुले रहेंगे जी। और हमेशा हम तत्पर रहेंगे। बिल्कुल, जो सर ने बात कही मैं उस पर एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। शिक्षा कोई पेशा नहीं है, शिक्षा एक जिम्मेदारी है। टीचर के हाथ में एक कच्ची मिट्टी होती है और वो उसको आकार देता है,
और वो आकार देता है सपनों को, वो आकार देता है भविष्य को। तो ये हमारी कोशिश जारी है। अभी हम डाइवर्सिटी में थे, अब इसके बाद हम और भी स्कूलों में जाएंगे, हम सरकारी स्कूलों में भी जाएंगे, हम प्राइवेट स्कूलों में भी जाएंगे, जहां हमें लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है हम उन सब जगह जाएंगे। आपको ये कैसा लगा एपिसोड, इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा चैनल तीरंदाज लाइव, और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार।